इतिहास गवाह है, आदिवासी समाज ये धरती बनी और इस धरती पे सूरज की पहली किरण पड़ी तब से इस धरती पे मौजूद था। यह इतिहास गवाह। और इन प्राकृतिक संसाधन जंगल और आदिवासी समाज के बीच बहुत बड़ा रिश्ता आज भी है और तब भी था। रिश्ता किस रूप में था? जब क्योंकि इतिहास में ये बातें लिखी कि भाई वो लोग गुफाओं में रहते थे, पेड़ों की कुंज में रहते थे, पूरा ब्राह्मण पूरा वनस्पति या पेड़ों से भरा हुआ था, खाली था, वहां पानी था। और जब जब परिस्थितियों ने अपना रूप बदला या मौसम ने परिवर्तन रूप बदला, बारिश से बचने के लिए गुफाओं में सहारा लिया, पेड़ों में सहारा लिया, धूप से बचने के लिए पेड़ों का सहारा लिया, भोजन के लिए पेड़ों का सहारा लिया, जंगल का सहारा लिया। और वो खाना प्रोटीन था, उसमें पेस्टिसाइड ये वगैरह वगैरह नहीं था जो आज अपन खा रहे हैं। इसलिए इनका रिश्ता समाज और जंगल का बहुत पुराना है। इसलिए आदिवासी जंगल को माँ बाप पेड़ों को पूजता है, आज भी पूजता है, आज भी मानता है। और इसीलिए प्रकृति पूजक आदिवासी समाज को कहा गया। साथियों, एक गड़बड़ कब हुआ? उस वक्त एक साथी ने कहा था कि वो लोग जो संसाधनों के पास रहते वो मैनेजमेंट पहले से जानते हैं, उन्होंने कहीं डिग्री नहीं ली थी, कहीं पढ़ाई नहीं की थी कॉलेज में, ये सारी चीजें बाद में, लेकिन ये सारा ज्ञान था उनके पास और वो मैनेजमेंट करते थे, वो चलाते थे रख रखाव, जंगलों का रख रखाव। अब जंगलों और आदिवासी समाज के बीच में दूरियां कब बनी? जब देश के अंदर अंग्रेज आए और इन्होंने एक एक्ट बनाया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम। और वो कि उनकी कोई था बना के कुछ चीजें लेनी थी, रेल निकालना था, और वो इस जंगलों पे जबरदस्ती थोपा आदिवासी, उनके कब्जे से जंगल उनके कब्जे में किए। तब से ये दूरियां बनी, तब से आदिवासी उस संसाधन से दूर होता गया। साथियों, इसी चीज को जैसे आजाद भारत हुआ और संविधान लागू हुआ, यही कानून आज तक लागू है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वो 1927 वाला। उसी के तहत सारे जंगलों का वर्गीकरण हुआ है और वही पैसा एक्ट भी इसी में आ रहा है, क्योंकि आदिवासियों की अपनी व्यवस्था थी, अपना कानून थे, आज भी है। और वही संविधान लागू हो गया तो सबके समान लागू हुआ। फिर गवर्नेंस बिठाया, भाई ये तकलीफ देता है तो देख लेना, लेकिन आज तक देखा नहीं, आज तक चल रहा है जो चल रहा है। ये जो कानून बना बहुत ही किरण वाला था और ये जंगल वाला कानून बना, वन मान्यता कानून, मतलब वन में रहने वाले या वो खेती कर रहा है या खेती की निर्भर है, उसको मान लेना है कागज में, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। और उसमें डेडलाइन डाली हुई है 13 दिसंबर 2005 से पूर्व का रहने वाला। तो 2006 में कानून बना, 8 में नियम बने, लागू हुए 12-13 साल को। अब अपन देखते हैं कि जिस भावना से संघर्ष हुआ और जिस भावना से ये कानून लाया, क्या वो मिला या नहीं मिला? क्या वो आदिवासी या वो जंगल में रहने वाले समाज को वो जंगल सुपुर्द हुए, मिला? तो ये देखने जैसी बात है। मैं अपने राजस्थान की बात करूं, उसमें 2 तरह के कानून अधिकार दिए हैं। एक सामुदायिक, जो पूरे जंगल में उनका जो निर्भरता है उसको लेने के लिए, और एक व्यक्तिगत है जो वो जमीन पे निर्भर है या उसकी आजीविका उस पर चलती है। 2 तरह का अधिकार। अब व्यक्तिगत अधिकार के बात करें अपन राजस्थान को, तो लगभग 77,000 दावे पेश हुए थे 2009 के अंदर, और 9 से 12 तक 30-33 हजार को टाइटल मिला था, अधिकार पत्र। इसके बाद सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, धक्का गाड़ी होते होते बहुत मुश्किल से थोड़ा और बड़ा, मतलब लगभग 38 हजार तक, और फिर सरकारें बदल गई। अभी लगभग आधे से अधिक, इसके आधे से अधिक को अधिकार पत्र मिला है। लेकिन ये खुश होने की, मतलब खुश नहीं हो सकते हम इस बात को, लेकिन संख्या बड़ी दिख रही है, आधी से अधिक तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुआ है, जो दिक्कत सुनौती, इसमें सुनौती वाली हमको बात रखनी है।
तो उसमें जो जमीन पूरा देना था, जितना उसने मांगा दावे के अंदर, वो नहीं मिला। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 18 बीघो देना है, लेकिन उसने 10 बीघो का दावा किया, उसको औसत निकाला 2-2.5 बीघो जमीन दिया। ये गड़बड़ किया, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पकड़ा लिया, लेकिन उसने जो खेती लायक जमीन बनाया था वो तो पूरा मिला नहीं। ये भी एक बात की लड़ाई है, ये भी एक बात की लड़ाई है। ये तो साथियों हुआ व्यक्तिगत पट्टों की बात करो, दावों की बात। अब सामुदायिक की बात करें, सामुदायिक में 2 चीजें जो पहले भी साथियों ने कही थी कि जंगल वो गांव जो जंगल में रहता है, या वो गांव जो जंगल के पास रहता है, और उनका उस जंगल से जो रिश्ता है उसको वापस मतलब स्थापित करने के लिए 2 तरह का कानून है। धारा 3 वन में जो अधिकार लिए हैं वो पूरे मैनेजमेंट, जैसे दुबे साहब जी कह रहे थे, उसके लिए है। मतलब जो रखता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसको वो बात पहले से मालूम है, पहले भी आग जलती तो वो ढोल बजा के जाता जंगल में, बुझाता करता है, ये सारा रख रखाव का सिस्टम था। तो उसी चीज को लेके ये मैनेजमेंट वाला पार्ट है। धारा 53 में पूरा जैव विविधता, संवर्धन, संरक्षण पूरा इसमें आ गया। अब ये जो समझ रहे हैं पूरा इस कानून के एरे गेरे डिपार्टमेंट है, वो कार्मिक है, वो सिर्फ धारा 1, धारा 2, धारा 32 का मतलब कहीं जाने का रास्ता दे दिया, तो ये हो गया। कहीं मंदिर के लिए दे दिया, कहीं शमशान घाट के लिए दे दिया, छोटा मोटा। और ये शायद 173 ये पूरे राजस्थान में है। और सामुदायिक का जो दिया है 3 वन में, वो पूरे संभाग में 20 से या 27 से ऐसा कुछ है पूरे संभाग में, जिसमें ओटड़ा से 12 है, झाड़ू से 14 है, और 2-3 शायद इधर उधर कहीं से इतने ही है जो 3 वन में। तो बहुत ही दिक्कत है इसमें, जिस आशा के साथ ये कानून आया था और जो होना था, जो अपन पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। और पिछले सत्र में ये भी साथियों ने कई बात और हमने भी सुनी कि भाई जंगल कम हुआ, चाहे देश का कहो चाहे अपने प्रदेश का कहो, जंगल कम हुआ। तो कम क्यों हुआ? जंगल जिसके जिम्मे दिया था कहीं उसने गड़बड़ किया, तभी तो हुआ, तभी तो कम हुआ। तो अब वो पुरानी जो व्यवस्था थी उनको देने के इस कानून में बात की है, ये दे ही नहीं रहे। और उन्होंने अटका रहे हैं कि वन विभाग और ये रेवन्यू विभाग दोनों को इसमें मदद देना है, लेकिन ये बाप बन के बैठे हैं, नहीं हम कहेंगे वही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ डीओ लिस्ट इधर से जाती है, कौन से ग्राम सभा को या कौन से गांव को सामुदायिक दावे को आगे लाना है, एसडीएम लेवल से आगे लाना, यहाँ से जाती है। तो इसको लेके काफ़ी दिक्कतें हैं, जमीन कम मिला है और सामुदायिक नहीं के बराबर जो मैनेजमेंट वाला वो नहीं के बराबर मिला है। और अभी तो सारे पूरे संभाग भर में, पूरे दक्षिणी राजस्थान में जो लोग रह रहा है उसका दावा प्रक्रिया के अंदर चल रहा है, लेकिन वो अपना झोपड़ा तोड़ रहा है, फसल को नष्ट कर रहा है, ये करना शुरू कर दिया है। तो बहुत दिक्कत है। काफ़ी साथियों ने बात कही, तो मैं भी यही कहता हूँ कि कानून बन गया और कानून बनाने के लिए जितना संघर्ष हुआ, जितनी ताकत बनी, शायद बरेली ने भी ये बात कही, ऐसा वापस अपन को बनाना होगा, तभी इस दोनों कानूनों पे कुछ क्रियान्विति की गति पकड़ा सके। यही बात कहनी, और मेरी बात होगा तो मैं जोड़ूंगा, एक नारा बोलूंगा, फिर मैं बैठूंगा। ठीक है साथियों, मैं कहूँगा आपको सिर पे कहना है, नहीं किसी के बाप का, यही बोलना है, दूसरा मैं बोलता रहता। ठीक है, नहीं किसी के बाप का, जंगल अपने आप का, नहीं किसी के बाप का, जमीन अपने आप की, नहीं किसी के बाप, ये देश हमारे आप का, नहीं किसी के, ये संविधान हमारे आप का, नहीं किसी के। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धर्मचंद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से जंगल के दावेदारों की भी बात कही, जंगल के पहरेदारों की भी बात कही, और आदिवासियों का जो जंगल से रिश्ता है उसकी भी बात कही। हम तमाम लोग जिनका न तो हम जंगल बनाते हैं, न जंगल उगाते हैं, और न जंगल को संरक्षित करते हैं, जंगल पर भाषण जरूर लगाते हैं और जंगल पर पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं और उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं,
और वो आदिवासियों को सिखाने के लिए जाते हैं कि जंगल को कैसे बचाना चाहिए, जबकि उन्होंने आदिवासियों ने तो उस जंगल को सदियों से बचा के रखा, उन्होंने ही उसको बनाया है, उनको क्या सिखाने की जरूरत है। तो ये पूरी चित्कार जो आती है धर्मचंद जी के शब्दों के भीतर से, वो पीड़ा जो झलकती है, मुझे लगता है कि वो पीड़ा है जो उस अधिकार के साथ आती है। बहुत धन्यवाद धर्मचंद जी। मैं जरूर, आंदोलन के बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं और इस नारे को लेकर के मेरे मन में बहुत सारा प्रश्न है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम बहुत पितृसत्ता की बात भी उठाते हैं, नारा तो बोलते वक्त और गीत गाते वक्त हम सब उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हमको लगता है कि लोग इसी संस्कृति में अगर कोई गीत ऐसा है जो पत्नी को मारते हुए का भी है और तब भी हम तालियां बजाते हैं और कहते हैं वो क्या सॉन्ग है, वो सारी चीज, तो कंटेंट पे भी हम ध्यान दें। ऐसा ही नारे के साथ है कि ये देश हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। ये बाप वाली जो प्रवृत्ति है, ये जो पितृसत्ता है, बाप का ही क्यों है, माँ का कहाँ है वो सारी चीज। तो जेंडर का जो सवाल है, उस सवाल को भी हम साथ लेते लेते जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा।